हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने शुरू किया था चैप्टर 1 का यूनिट 1, जिसके दो पार्ट्स बहुत अच्छे से अपन ने कवर कर लिए थे। अब इस लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे एंड कवर करेंगे पार्ट 3, दैट इज ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स लॉ। तो सब आ जाइए मेरे साथ पार्ट 3 पे, ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, ओवरव्यू में सबसे पहले कहा गया है कि कस्टम्स एक्ट एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया पे। मतलब सर, पूरे इंडिया पे कस्टम्स एक्ट अप्लाई होता है। सिंपल है, ये जो चीज बोली समझ में आई? देखिए क्या लिखा है, द कस्टम्स एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। एवरीवन विथ मी, क्या है? होल ऑफ इंडिया। एंड फिर आगे क्या लिखा है, and save as otherwise provided in this act, it applies also to any offense or contravention thereunder committed outside India by any person। अब इसका क्या मीनिंग है वो अभी अपन को आगे समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए क्या समझना है अपन को कि सर जो कस्टम्स एक्ट 1962 है वो पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। ठीक है, चलो अब देखो आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई है जो एक बेस बनाती है कस्टम्स लॉ को समझने के लिए। ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे। बट बिफोर रीडिंग दीज डेफिनेशंस, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि सर कस्टम्स ड्यूटी क्यों लगाई जाती है। ठीक है, तो देखो मैं आपको दो मेन रीजन बता देता हूं और वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो कस्टम्स ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? ओके, सो देखिए आपके सामने दो रीजन है। फर्स्ट है रेवेन्यू जनरेशन एंड सेकेंड है सर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू जनरेशन की। देखो स्टूडेंट्स, देश को चलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, डिफेंस के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए सर? रेवेन्यू चाहिए। एंड कस्टम्स ड्यूटी लगाने से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, जिससे वो अपने इकोनॉमिक एंड जो भी दूसरे सोशल ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरे कर सकती है, उसके लिए यूज कर सकती है। सो दैट्स योर पॉइंट नंबर 1, दैट इज व्हाट रेवेन्यू जनरेशन। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सेकंड पॉइंट है रीजंस फॉर लेविंग ड्यूटी का, वो है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, कस्टम्स ड्यूटी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लगाई जाती है फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। जो चीज बोल रहा हूं ध्यान से सुन लेना, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लगाई जाती है। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए सर? फॉरेन कंपटीशन से। एक एग्जांपल से समझते हैं। से इंडिया में डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जो कॉटन फैब्रिक प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट्स? कॉटन फैब्रिक्स। अब अगर चीप रेट पे खूब सारा कॉटन फैब्रिक चाइना से इंडिया के मार्केट में आता है तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स के बिजनेस पे जबरदस्त इंपैक्ट आएगा। हाँ या ना? बोलो मेरे को। यस। सो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से अकॉर्डिंगली ड्यूटीज लगाई जाती है। सो बेसिकली ये दो मेन रीजंस है कस्टम्स ड्यूटी लगाने के पीछे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं वापस अपने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। सो एवरीवन विथ मी ऑन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। कंफर्टेबल टिल हियर गाइस? चलो आगे। ओके, देखो कोई भी टैक्स को लेवी करने के लिए, ध्यान से सुनना जो मैं चीज बोल रहा हूं, कोई भी टैक्स को लेवी करने के लिए टैक्सेबल इवेंट का होना जरूरी है। टैक्सेबल इवेंट मतलब वो इवेंट जिसके होने पे टैक्स लगाया जाता है। क्लियर है ना? वो इवेंट जिसके होने पे टैक्स लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जीएसटी में सप्लाई पढ़ा है, तो सप्लाई क्या था? टैक्सेबल इवेंट था। अब जो कस्टम्स है उसका चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि सर कस्टम्स लेवी होगा ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। एवरीवन विथ मी? जो चीज मैं बोल रहा हूं पता चल रहा है? सर कस्टम्स कब लेवी होगा? जब अपन इंपोर्ट करेंगे गुड्स को इनटू इंडिया में या एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स को फ्रॉम इंडिया में। सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के होने पे कस्टम्स ड्यूटी लगेगी। एवरीवन क्लियर टिल हियर? तो अब अपन को सबसे पहले यह समझना है सर, व्हाट इज इंपोर्ट एंड व्हाट इज एक्सपोर्ट। कंफर्टेबल? बट बिफोर रीडिंग दीज डेफिनेशंस, किसकी सर? इंपोर्ट की एंड एक्सपोर्ट की, अपन को दो वर्ड्स का मीनिंग समझना जरूरी है
जो डेफिनेशन में यूज किए जाते हैं। और वो दो वर्ड्स कौन से हैं सर? वो दो वर्ड्स है मीन्स वर्सेस इंक्लूड्स। एवरीवन, तो चलिए एक बार मैं आपको मीन्स वर्सेस इंक्लूड्स अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मीन्स की। एवरीवन, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मीन्स की। देखो, मीन्स इंडिकेट करता है कि डेफिनेशन हार्ड एंड फास्ट है। जो चीज वर्ड्स बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। डेफिनेशन क्या है सर? हार्ड एंड फास्ट है, अपने आप में कंप्लीट है एंड एग्जॉस्टिव है। एवरीवन विथ मी? कहने का मतलब अगर डेफिनेशन में मीन्स दिया गया है तो उस डेफिनेशन को कोई और मीनिंग असाइन नहीं कर सकते अदर देन जो दिया गया है इन द डेफिनेशन। सो बेसिकली मीन्स डेफिनेशन के स्कोप को लिमिट करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? मीन्स डेफिनेशन के स्कोप को लिमिट करता है, मतलब डेफिनेशन के स्कोप को यहां पे एक्सपांड नहीं किया जा सकता। एकदम सिंपल है ना? सो दैट इज व्हाट मीन्स इज। एक सिंपल मैं आपको एनालॉजी देता हूं समझने के लिए। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया गया है अ फ्रूट मीन्स एन एप्पल, देखो यहां पे मैंने मीन्स वर्ड यूज किया है, राइट। सो अब मैं बोलता हूं अगर दिया गया है अ फ्रूट मीन्स एन एप्पल, तो इसका मतलब है सिर्फ एप्पल को ही फ्रूट कंसीडर किया जाएगा। मतलब अपने स्कोप को देखा कैसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, राइट। तो चलिए एक बार मैं यहां से रीड कर लेता हूं ताकि आपको पता चले कि सर मीन्स का क्या मतलब होता है जब डेफिनेशन में मीन्स वर्ड दिया जाता है। तो क्या लिखा है? मीन्स इंडिकेट दैट डेफिनेशन इज हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन, इट इज रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर। मीन्स इंडिकेट दैट डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव एंड कंप्लीट, अपने आप में संपूर्ण है, पूरी कंप्लीट है। Means indicates that no meaning other than which is put in the definition can be assigned to the same। जो सर मीनिंग दिया गया है सिर्फ वहीं तक अपन उस चीज को सीमित रखेंगे। Scope of these definitions cannot be expanded। स्कोप को अपन एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। मीन्स लिमिट करती है किसे सर? डेफिनेशन को। और एनालॉजी तो मैंने ले ही ली थी। तो सर ये हो गया अपना क्या? मीन्स का कॉन्सेप्ट। कंफर्टेबल? अब देखो, अगर डेफिनेशन में इंक्लूड्स दिया गया है तो वो डेफिनेशन को एक्सटेंसिव बनाता है। क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनना। वो डेफिनेशन को क्या कर रहा है सर? एक्सटेंसिव बना रहा है। इंक्लूड्स का मतलब होता है कि सर जो डेफिनेशन क्लॉज में मीनिंग दिया गया है उसके अलावा भी चीजें इंक्लूड की जा सकती है। इंक्लूड की जा सकती है keeping in view the general understanding and object of the provision, right? So basically includes definition के scope को expand करता है। Everyone with me? includes क्या करता है सर? definition के scope को expand करता है। वापस से वही अपन एक सिंपल एनालॉजी ले लेते हैं जो मैंने दी है आपको। देखो, अगर आपको दिया जाता है कि अ फ्रूट इंक्लूड्स एप्पल, यहां पे क्या दिया गया है? फ्रूट इंक्लूड्स एप्पल। तो इस केस में एप्पल तो फ्रूट है ही, बट फ्रूट्स में और भी चीजें आ सकती है। दैट इज व्हाट? ऑरेंजेस, मैंगोज वगैरह वगैरह, ठीक है। सो आई होप जो चीज बता रहा हूं क्लियर हो रही है। देखो मैं बता देता हूं क्या लिखा हुआ इंक्लूड्स में। इंक्लूड्स इज यूज्ड टू मेक द डेफिनेशन एक्सटेंसिव एंड नॉट रेस्ट्रिक्टिव। सर मींस रेस्ट्रिक्टिव कर रहा था, ये एक्सटेंसिव रख रहा है। इंक्लूड्स इंडिकेट्स द डेफिनेशन इज इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है। इंक्लूड सिग्निफाई दैट बियॉन्ड द मीनिंग गिवन इन द डेफिनेशन अदर मैटर्स मे बी इंक्लूडेड। अपन दूसरे को भी इंक्लूड कर सकते हैं। कीपिंग इन व्यू व्हाट? इंपॉर्टेंट जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन। एंड स्कोप ऑफ दिस डेफिनेशन इज वाइड एंड इंक्लूड्स एक्सपांड्स द डेफिनेशन। ठीक है गाइस, जो मैंने चीज आपको बताई अच्छे से समझ में आ गई। बढ़े आगे, तो चलो अब अपन आ जाते हैं अपने डेफिनेशंस पे। एवरीवन विथ मी? अब अपन आ जाते हैं किस पे? डेफिनेशंस पे। एंड अब सबसे पहली जो मैं डेफिनेशन लूंगा वो है इंपोर्ट की डेफिनेशन। तो अपन लेंगे सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन? इंपोर्ट की डेफिनेशन। गाइस कम ऑन, एवरीवन विथ मी, सब आ जाएंगे इंपोर्ट की डेफिनेशन पे। एंड देखिए मैं रीड करना शुरू कर रहा हूं। क्या लिखा है? Import with its grammatical variations
एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन मीन्स, राइट, देखो मीन्स आ गया है, राइट, आगे क्या लिखा है, मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब देखिए इंपोर्ट की डेफिनेशन में क्या आ रहा है सर, वर्ड मीन्स यूज किया गया है, मतलब ये जो डेफिनेशन है वो अपने आप में एग्जॉस्टिव है, अपने आप में कंप्लीट है, राइट, उसका स्कोप एक्सपांड नहीं किया जा सकता। कंफर्टेबल, तो आई होप ये मीन्स का तो यहां पे मतलब समझ गए। सो नाउ व्हाट इज इंपोर्ट सर, व्हाट इज इंपोर्ट, प्लेस आउटसाइड इंडिया से इंडिया में लाने को इंपोर्ट बोलते हैं, इतना सिंपल है। क्या बोल रहा हूं वापस मेरे साथ, प्लेस आउटसाइड इंडिया से इंडिया में लाने को इंपोर्ट बोलते हैं। सो बेसिकली इंपोर्ट मींस व्हाट, गुड्स को, अब क्योंकि कस्टम्स पढ़ रहे तो गुड्स का ही रेफरेंस आएगा, गुड्स को इंडिया में लेके आ रहे हैं फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, दैट इज इंपोर्ट। अब समझो गुड्स को लाने के पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे एज अ रॉ मटेरियल फॉर बिजनेस लेके आ सकते हैं, या ट्रेडिंग पर्पस के लिए लेके आ सकते हैं, या खुद के कोई पर्सनल पर्पस के लिए लेके आ सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। पॉइंट इज सर, गुड्स को आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में लेके आना इज इंपोर्ट। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं चाइना से मशीन इंडिया में लेके आ रहा हूं, सो इट इज व्हाट, इट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सो आई होप जो इंपोर्ट की डेफिनेशन है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। बढ़ूं आगे, ठीक है। अब मैंने बताया था लेवी के लिए दो चीजें होती है, कब होता है, इंपोर्ट पे या एक्सपोर्ट पे। तो इंपोर्ट तो हो गया, अब लेते हैं अपन क्या सर, एक्सपोर्ट। तो देखिए आ जाते हैं सब मेरे साथ एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में। क्या लिखा है, export with its grammatical variation and cognate expression means what, taking out of India to a place outside India। एक्सपोर्ट के डेफिनेशन में भी अगेन वर्ड देखो क्या दिया है, मीन्स यूज किया गया है, जिसका मतलब अगेन डेफिनेशन क्या है सर, कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव है। बट अब सवाल आता है सर, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज एक्सपोर्ट। जब आप इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो उसे एक्सपोर्ट बोला गया है। सो अगर से फॉर एग्जांपल इंडिया से मशीन चाइना जा रही है, चाइना गई है, बेसिकली चाइना गई है, देन इट इज व्हाट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। कंफर्टेबल गाइस, सो जस्ट टू कंक्लूड, अगर गुड्स इंडिया से लेके जा रहे हो टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो उसे एक्सपोर्ट कहेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। कंफर्टेबल गाइस, सो इसके साथ अपनी दो डेफिनेशन होती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब आप देखो, ऑब्जर्व करना, जो चीज बोल रहा हूं उसको समझना। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों डेफिनेशन में एक वर्ड आ रहा है, दैट इज व्हाट, इंडिया। एवरीवन विथ मी, सब मेरे साथ है। देखो अपन को क्या मिल रहा है, इंडिया। सो सर अब इंडिया को कैसे डिफाइन किया गया है वो समझना जरूरी है। कब कहेंगे सर कि गुड्स इंडिया में एंटर हो गए हैं, कब कहेंगे सर कि गुड्स इंडिया से बाहर चले गए हैं। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। एवरीवन विथ मी, आ जाइए सब इंडिया की डेफिनेशन पे। देखिए क्या लिखा है, इंडिया इंक्लूड्स द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। देखो इंडिया के डेफिनेशन में वर्ड इंक्लूड्स यूज किया गया है। इंक्लूड्स वर्ड इंडिकेट करता है कि सर डेफिनेशन एक्सटेंसिव है एंड नॉट रेस्ट्रिक्टिव। अब देखो कहा क्या गया है, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, मतलब सर जो लैंड है वो तो इंडिया का पार्ट है ही, जो लैंड है सर वो तो इंडिया का पार्ट है ही, प्लस जो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है वो भी सर इंडिया का पार्ट माना जाएगा। कंफर्टेबल टिल हियर। सो अब सवाल आता है सर, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया क्या होता है। एवरीवन विथ मी, सर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा है, एज पर टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट। सर इस एक्ट में टेरिटोरियल वाटर्स को डिफाइन किया गया है। उसने क्या बोला है, सर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल्स इनटू सी फ्रॉम एप्रोप्रिएट बेस लाइन। सो ये डेफिनेशन अपन को दी गई है।
ये मीनिंग दिया गया है। क्या लिखा गया है, मैं वापस रीड करता हूं, ध्यान से सुनना। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल्स इनटू सी फ्रॉम एप्रोप्रिएट बेसलाइन। चलो एक डायग्राम से मैं आपको ये समझा देता हूं अच्छे से। देखो टेरिटोरियल वाटर्स के लिए क्या बोला गया है, एप्रोप्रिएट बेसलाइन से, ये समझ लो है आपकी क्या यहां पे बेसलाइन, ये क्या है यहां पे बेसलाइन। एप्रोप्रिएट बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, क्या बोल रहा हूं 12 नॉटिकल माइल्स इनटू सी तक, देख रहे हो ना बेसलाइन से मैं जा रहा हूं कहां पे सर, 12 नॉटिकल माइल्स इनटू सी तक, उस एरिया को क्या बोल देंगे अपन, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। एवरीवन कंफर्टेबल टिल हियर। बट अब क्वेश्चन आता है सर आपने बोला बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, बट सर बेसलाइन का क्या मतलब है, हाँ या ना सर, बेसलाइन का मतलब क्या है, तो बेसलाइन का मतलब समझ लो जो समुद्र होता है उसका किनारा। एवरीवन विथ मी, जो लोएस्ट वाटर मार्क होता है, एवरीवन विथ मी, जो मैं वर्ड सुना मेरी बात जो मैं बता रहा हूं, जो बेसिकली आपका लोएस्ट वाटर मार्क होता है अलोंग द कोस्ट, उसे अपन क्या कहते हैं, बेसलाइन। तो देखिए मैं एक और डायग्राम में आपको बता दिया, यहां पे मैं इसको क्या बोल रहा हूं, लोएस्ट वाटर लाइन है तो इसे क्या बोल दिया, बेसलाइन। सो बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो सी होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें डिस्टेंस मेजर किया जाता है किसमें, नॉटिकल माइल्स में। एवरीवन विथ मी, किस में मेजर करते हैं अपन, नॉटिकल माइल्स में। एंड जो 1 नॉटिकल माइल होता है वो होता है 1.85 किलोमीटर। एवरीवन 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू व्हाट, 1.85 किलोमीटर। सो सर बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी, चीजें सुनना जो बोल रहा हूं, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी, प्लस जो एयर स्पेस अबव द ग्राउंड है सर वो तो है ही, साथ में जो एयर स्पेस अबव द ग्राउंड है एंड जो ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द सी है, सब इंडिया का पार्ट है। एवरीवन विथ मी, जो चीज बोल रहा हूं पता चल रहा है, सब क्या है सर, इंडिया का पार्ट है। तो आ जाते वापिस से ना अपन डेफिनेशन में, आगे क्या लिखा है वो पढ़ लेते। इंडिया इंक्लूड्स, वापस से क्या लिखा है, नॉट ओनली द सरफेस ऑफ द सी इन टेरिटोरियल वाटर, मतलब सरफेस ऑफ द सी तो है ही है, उसके साथ में सर जो एयर स्पेस अबव है वो भी आ जाएगा एंड ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द सी भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो लैंड पोर्शन तो है ही है, उसके साथ में अप टू 12 नॉटिकल माइल्स भी अपन ने कर दिया, फिर उसके एयर स्पेस अबव भी कर लिया एंड ग्राउंड एट द बॉटम भी कर दिया। सो अभी जो आपको चीज यहां पे याद रखनी है वो ये है कि सर इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी लेवल तक, इनटू द सी तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, कंफर्टेबल टिल हियर, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, पूछ सकते हैं, पता होनी चाहिए। बड़े आगे चलो, अब अपन आते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज गोइंग टू बी इंडियन कस्टम्स वाटर। एवरीवन विथ मी, क्या पढ़ूंगा मैं, इंडियन कस्टम्स वाटर। चलो पहले मैं रीड करता हूं, फिर वापस से डायग्राम से अपन समझ लेंगे क्या लिखा है। इंडियन कस्टम्स वाटर्स मींस water extending into the sea up to the limit of exclusive economic zone, word याद रखना, exclusive economic zone तक, under section 7 of territorial waters, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zone act। ये एक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, पॉइंट क्या है सर, exclusive economic zone तक एक्सटेंड हो रहा है and includes any bay, gulf, harbor, creek or tidal river, right? Everyone with me, सब ध्यान से सुनना बेटा जो चीज बोल रहा हूं मैं। एवरीवन देखो, जो इंडियन कस्टम्स वाटर है वो एक्सटेंड होता है सी में, कहां तक, अप टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। याद रखना, इंडियन कस्टम वाटर की बात कर रहा हूं, अभी मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड होता है कहां तक सर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। अब सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है,
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो जोन है सर जहां पे आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? जहां पे आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं टू एक्सप्लोर एंड यूज मरीन रिसोर्सेज, लाइक सर फिशरीज हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया। तो ये जो होता है एरिया, उसे अपन क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एंड सर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो एक्सटेंड होता है कहां तक? अप टू 200, everyone with me, up to what? 200 nautical miles from the nearest point at the baseline। वापस बेसलाइन से 200 माइल्स नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है सर? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अब क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, इसलिए जो इंडियन कस्टम्स वाटर है वो भी कहां तक एक्सटेंड होगा सर? वो भी एक्सटेंड होगा अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, सो टू कंक्लूड मैं एकदम सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जो इंडिया है सर, जो इंडिया है, क्या बोल रहा हूं मैं? जो इंडिया है वो एक्सटेंड होता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेसलाइन, जिसे अपन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एंड जो इंडियन कस्टम्स वाटर है वो एक्सटेंड होता है कहां तक सर? 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेसलाइन तक। कंफर्टेबल टिल हियर? बढ़ू आगे मैं? चलो तो अब पढ़ते क्या लिखा है वापस से एक बार यहां पे देखिए क्या लिखा है। The limit of exclusive economic zone is 200 nautical miles from the nearest point of baseline, and therefore the Indian customs water also extends to a total of 200 nautical miles from the baseline, and 1 nautical mile is equal to 1.852 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर। तो ये था सर क्या अपना इंडियन कस्टम्स वाटर। अब सुनो, एक सवाल आता है, सर ये जो इंडियन कस्टम्स वाटर है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सुन रहे हो मेरी बात? इंडियन कस्टम्स वाटर का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, जो कस्टम्स एक्ट 1962 है वो अप्लाई होता है पूरे इंडिया पे। मतलब कहां तक सर? 12 नॉटिकल माइल्स अप टू फ्रॉम एप्रोप्रिएट बेस लाइन तक। क्यों सर? बिकॉज इंडिया इंक्लूड्स व्हाट? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। सो कस्टम्स एक्ट तो सर, सुनना मेरी बात, जो कस्टम्स एक्ट है वो पूरे इंडिया में अप्लाई हो रहा है, मतलब कहां तक? अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक। बट जो पावर दी गई है कस्टम्स ऑफिसर को वो एक्सटेंड होती है कहां तक सर? अप टू इंडियन कस्टम्स वाटर तक। मतलब सर 200 नॉटिकल माइल तक फ्रॉम एप्रोप्रिएट बेसलाइन से तक पावर्स किसके पास होती है सर? कस्टम्स ऑफिसर के पास होती है। सो अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है जो पनिशेबल है अंडर कस्टम्स लॉ एंड वो विद इन इंडियन कस्टम्स वाटर हो रहा है, तो कस्टम्स ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है। अगर गुड्स स्मगल किए जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, वर्ड सुनो, अब बोल रहा हूं, अगर गुड्स स्मगल किए जा रहे हैं और वो इंडियन कस्टम्स वाटर में हो रहा है, तो भी सर कस्टम्स ऑफिसर वेसल को स्टॉप करके गुड्स को कॉन्फिस्केट कर सकता है। एंड अगर कोई प्रोहिबिटेड गुड्स को लेके आ रहा है तो सर ऑफिसर उसे भी कॉन्फिस्केट कर सकता है इंडियन कस्टम्स वाटर में। इतना सिंपल है स्टूडेंट्स, राइट? सो टू कंक्लूड वी कैन से इंडिया की डेफिनेशन रेलेवेंट है फॉर लेवी ऑफ ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, लेवी ऑफ ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एंड जो इंडियन कस्टम्स वाटर है वो बताता है क्या सर? प्रॉपर ऑफिसर के पास क्या पावर है और कहां तक पावर है एक्ट करने की, दैट इज अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। सो अगर अप टू 200 नॉटिकल माइल्स कोई ऑफेंस हो रहा है तो एक्शन प्रॉपर ऑफिसर ले सकता है अंडर कस्टम्स एक्ट। कंफर्टेबल टिल हियर गाइस? पढ़ूं मैं? चलो एक बार रीड कर लेते क्या लिखा है। इफ a person has committed any offense punishable under the customs law within the Indian customs water, he may be arrested। सुन लेना, कस्टम्स लॉ में कोई ऑफेंस हो रहा है इंडियन कस्टम्स वाटर में तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है इंडियन कस्टम्स वाटर में।
Also, goods may be confiscated and vessel can be stopped in Indian customs water if the same is found to be used in smuggling. Smuggling भी हो रही है तो वहां भी सर गुड्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं. Further, prohibited goods can be confiscated if brought within the Indian customs water. तो prohibited goods को भी कर सकते हैं. So the power of customs officer extend up to Indian customs water. तो अब I hope ये चीज आपको समझ में आ गई. सर जो पावर है कस्टम्स ऑफिसर की वो एक्सटेंड होती है कहां तक सर, इंडियन कस्टम्स वाटर, दैट इज अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट बेसलाइन. सो इसके साथ स्टूडेंट्स अपनी ये डेफिनेशन इंडियन कस्टम्स वाटर की बहुत अच्छे से कवर होती है. बढ़ते हैं आगे और अब जो बची हुई डेफिनेशन है वो अपन ले लेते हैं. अब मैं लूंगा सबसे पहले, चलो बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन. एवरीवन कम ऑन, बेनिफिशियल ओनर डेफिनेशन देखो क्या लिखा है. बेनिफिशियल ओनर मींस एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ द गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड or exported or who exercises effective control over the goods being imported or exported. देखो बेनिफिशियल ओनर का मतलब है कोई भी पर्सन जिसके बिहाफ पर गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहे हैं. बिहाफ वर्ड यूज किया है, वर्ड क्या है, बिहाफ. बिहाफ पर गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहे हैं या वो गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर इफेक्टिव कंट्रोल एक्सरसाइज करता है. राइट. सो बेसिकली सर ये डेफिनेशन क्यों लाई गई है, क्यों इंक्लूड करी गई है, ये डेफिनेशन का मेन पर्पस क्या है. ये डेफिनेशन का मेन पर्पस है कि सर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे लिखे इंपोर्टर या एक्सपोर्टर ही रिस्पॉन्सिबल ना हो, बल्कि जो पर्सन असली फायदा उठा रहा है या कंट्रोल कर रहा है उन गुड्स को, उसको भी लॉ के एम्बिट में लाया जाए. दैट्स इट. ठीक है, समझ में आया यहां तक. तो ये तो हो गया अपना बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन. बोर्ड का मतलब तो आपको पता ही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. आते हैं आगे. अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है दैट इज कस्टम्स एरिया. देखो रीड करता हूं क्या लिखा है. कस्टम्स एरिया मींस द एरिया ऑफ अ कस्टम स्टेशन or a warehouse and includes any area. एक काम करते पहले कस्टम स्टेशन लेते स्टूडेंट्स. वील टेक फर्स्ट कस्टम स्टेशन, तो आप अच्छे से कस्टम्स एरिया कर पाएंगे. देखिए कस्टम स्टेशन में क्या लिखा है. कस्टम स्टेशन मींस एनी कस्टम्स पोर्ट, कस्टम्स एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कूरियर टर्मिनल, फॉरेन पोस्ट ऑफिस और लैंड कस्टम स्टेशन. एवरीवन विथ मी. देखो सिंपल सी चीज है सर. कस्टम स्टेशन में बोला है सर अगर आपका वेसल से गुड्स आ रहा है तो कस्टम्स पोर्ट को रख लिया, अगर आपका एयरक्राफ्ट से गुड्स आ रहा है तो कस्टम्स में एयरपोर्ट को बता दिया, अगर आपका सपोज ट्रक से आ रहा है तो सर लैंड कस्टम ले लिया, या अगर कुरियर या आपका पोस्ट ऑफिस से आ रहा है तो उसको अपन इंक्लूड कर लिया. सो बेसिकली कस्टम स्टेशन में ये सारे एरियाज को इनकवर कर लिया गया है. तो देखो कस्टम एरिया मींस व्हाट, कस्टम्स पोर्ट, कस्टम्स एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल, फॉरेन पोस्ट ऑफिस और लैंड कस्टम स्टेशन. पॉइंट इज अगर कोई लोकेशन इनमें से किसी भी कैटेगरी में आता है तो वो कस्टम्स स्टेशन है. तो वो क्या है सर, कस्टम स्टेशन है. तो 5 चीजें हैं राइट, वो याद आपको होनी चाहिए. कंफर्टेबल बढ़ू आगे. चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है अपना, कस्टम्स एरिया. क्या लिखा है कस्टम्स एरिया में. कस्टम्स एरिया मींस द एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन. अब पता चला मैंने पहले कस्टम स्टेशन क्यों लिया, क्योंकि यहां पे कस्टम स्टेशन का रेफरेंस है. क्या लिखा है, कस्टम्स एरिया मींस द एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन और अ वेयरहाउस and includes any area in which imported goods or export goods are ordinarily kept before clearance by customs authorities. देखो customs area का मतलब है कस्टम्स का स्टेशन. कस्टम स्टेशन मतलब क्या हो गया सर, कस्टम स्टेशन में बताओ मुझे क्या क्या आ गया, कस्टम्स पोर्ट, कस्टम्स एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन, फिर इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल एंड फॉरेन पोस्ट ऑफिस. ये सब किस में आ गए, कस्टम स्टेशन में. सो कस्टम्स एरिया का मतलब क्या है सर, कस्टम स्टेशन या वेयरहाउस का एरिया प्लस वो एरिया जहां इंपोर्टेड या एक्सपोर्ट गुड्स को जनरली रखते हैं बिफोर क्लियरेंस बाय कस्टम्स अथॉरिटीज. बस यही है कस्टम्स एरिया का मतलब. अभी पढ़ लिया, जैसे जैसे आगे लॉ पढ़ेंगे इसका रेफरेंस आएगा और क्लियर होता जाएगा. ठीक है, बढ़े आगे. नेक्स्ट डेफिनेशन जो आ रही है वेयरहाउस. अब देखो ये जो वेयरहाउस की डेफिनेशन है उसे अपन डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे एक चैप्टर में, दैट इज वेयरहाउसिंग.
उस पे बेस्ड पूरा चैप्टर है, जब पढ़ाऊंगा तो ये अपने आप वहां पे अच्छे से कवर हो जाएगी। अभी के लिए सिंपल टर्म्स में बस वेयरहाउस वो जगह है जहां गुड्स को स्टोर किया जा सकता है बिफोर क्लियरेंस बाय कस्टम्स अथॉरिटीज, ठीक है ना, इतना बस समझ लो, बाकी डिटेल में पूरा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके साथ अपनी ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर हो जाती है, राइट। फिर देखो फ्यू अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है बेसलाइन। मैंने बताया था सर बेसलाइन क्या होता है, मैंने बताया था लोएस्ट वाटर मार्क जो होता है अलोंग द कोस्ट उसे अपन क्या बोलते हैं, बेसलाइन। एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक बार आप खुद रीड कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहां पे अपना यूनिट 1 होता है कंप्लीट, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको मेरे रिवीजन वीडियोस देखने और ये जो टॉपिक है वो क्विकली रिवाइज कर लेना है, राइट। फिर आपको क्या करना है सर, मेरे क्वेश्चन बैंक के लेक्चर्स के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आपने ये सिस्टम फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी यूनिट 1 विल बी ऑन योर टिप्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहां पे ये लेक्चर अपन करेंगे कंप्लीट, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले कवर करूंगा चैप्टर 2 दैट इज टाइप्स ऑफ ड्यूटी, एंड उसके बाद में जब चैप्टर 2 हो जाएगा उसके बाद में मैं लूंगा यूनिट 2 ऑफ चैप्टर 1, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।